हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरी मिस्र 100 यूट्यूब क्लासेस। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साथियों चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर के बारे में हम जानेंगे। रियल नंबर जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए, सम संख्याएँ क्या होती है? 2 से विभाजित होने वाली ये सभी संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, हम इसको अनंत तक लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड है क्या कहलाएगी? सम संख्याएं कहलाती। विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सभी। ये भी कहाँ तक जाएगी? आपकी अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्याएं साथियों 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगी? ये भी अनंत तक जाने वाली। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी। जैसे हम संख्या रेखा के बारे में जानते हैं, 0, इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3, तो इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी ये कहाँ तक जाती है? ये संख्या रेखा के जितने भी नंबर है ये आपके पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर नंबर कहलाती है। देखिएगा, इसको मिटा देता हूँ। हम यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 से इधर -1, -2, -3 और इधर कहाँ तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक। इधर भी लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, इधर भी कहाँ भी जाएगी? अनंत तक जाएगी। अगली संख्या है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ आपको। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। अच्छा, मुझे बताइए कि 1, 2, 3 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बट्टे में हम हमेशा 1 लिख सकते हैं। ये वैसी संख्याएं भी क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो कर्णी से बाहर नहीं निकल सकती। कर्णी के जो अंदर रहती है, रूट के अंदर जो रहती संख्याएं, वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7, कर्णी 11, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें जैसे मैं पाई लिख देता हूँ, पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई की वैल्यू क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 22/7, ये एक परिमेय संख्या में आती है, जबकि पाई की वैल्यू किसमें आती है? परिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय प्लस अपरिमेय सभी संख्याएं क्या होगी? वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर बोला जाता है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये सभी संख्याएं जो किसी न किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। 4, फिर हम लिखते हैं 6, फिर हम लिखते हैं 8, फिर हम लिखते हैं 9, 12, 14, 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वे संख्याएं जो किसी न किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक और वो खुद संख्या, उन दोनों के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए या भाग उसमें नहीं जाना चाहिए। वैसे संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2, फिर 3, इसके बाद 5, 7, इसके बाद 9 तो भाज्य है, 10 भाज्य, 11, 12 भाज्य, 13 भाज्य, 14 भाज्य, 15 भाज्य है, 16 भाज्य, 17 भाज्य। ये वैसे अनंत तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है।
अब आता है को प्राइम नंबर। हम को प्राइम नंबर यानी कि जोड़े के रूप में ऐसी संख्या है जिनका HCF एक होता है, यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होता है, एक होता है। जैसे मैंने लिखा 2 3, इन दोनों का HCF कितना है, एक। HCF LCM आगे जानेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए को प्राइम नंबर वो होता है जिनका HCF एक होता है। ये जोड़े के रूप में रहती है छोटे ब्रैकेट के अंदर। अगली संख्या 4 5, जैसे 6 और 7। मैं कभी भी 3 और 9 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ फैक्टर है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये वो आपकी संख्याएं हैं। इसके अंतर्गत और भी जान लीजिएगा, पूर्णांक संख्याएं के अंतर्गत इधर वाली धनात्मक है, ये यहाँ से लगाकर, यानी 0 से इधर वाली धनात्मक, इधर वाली ऋणात्मक। आपसे पूछ लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखिए, तो आप 1 से लगाकर कहाँ तक लिखोगे, अनंत तक। आपसे पूछ ले कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं बताइए, तो आप क्या लिखोगे, इधर की साइड वाली नंबर, माइनस वाली सारी संख्याएं लिख देना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब तक हम आगे सवाल करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। हम समझते हैं कैसे। प्रत्येक भाज्य संख्या हम कोई भाज्य संख्या मान लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 12। अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी हम 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। कितने फैक्टर बने इसके, 3, किसी किसी के 2 भी बनेंगे, किसी के 4 बनेंगे। तो इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक तो ये बात सत्य है। आगे देखते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। हम चाहे इसको ऐसा लिखें या हम इसको 3 गुणित 2 लिख दें, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 2। इससे कोई फर्क पड़ा है क्या, आगे पीछे लिख सकते हैं हम। तो यही जो क्रम के बिना अद्वितीय का मतलब ये होता है कि इसके क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो साथियों, हम 1.2 का पहला सवाल करते हैं। चूँकि 1.1 ब्लूप्रिंट में नहीं है तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं, हम पढ़ते हैं 1.2। चूँकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। देखिएगा, सबसे पहली संख्या है 140, जिसको हमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि इस संख्या को अभाज्य गुणनफलों के रूप में आपको व्यक्त करना है। देखो कैसे करते हैं। हम इसके फैक्टर करेंगे। 140 किसे डिवाइड होगा, ये 2 से, 2 सती 14, 0 का 0, फिर 2 से, 2 तिया 6, कितना बचा, 1 2 पंजे 10। अब किससे डिवाइड होगा, ये 5 से, 5 सतु 33, फिर 7 से। तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 5 गुणित 7। हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। यही आपका आंसर है। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है, 156, 156। इसी को भी इस तरह ही करेंगे। देखिएगा, इसके फैक्टर करेंगे हम 156 के। पीछे 6 है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग देंगे हम, तो क्या आएगा, 2 सती 14, 1 बचा 2 टी 16, 8 है पीछे, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा 2 इनाम 18।
अब किससे भाग जाएगा इसमें? 3 से, क्योंकि 9 है पीछे, तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3 तिया 9। 13 चूँकि अभाज्य संख्या है तो 13 से डिवाइड होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। ये आपका क्या है? आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, हम कर रहे हैं अब तीसरा क्वेश्चन। 3825 के हम फैक्टर करेंगे। देखिएगा 38 25। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 का तो भाग इसमें जा नहीं रहा है क्योंकि पीछे 5 है। 3 से चेक करिए, 3 3 दूनी 6 7 2 बचे, 3 7 21 3 15। 3 से भाग जा रहा है तो हम 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 3 7 21 3 पंजे। फिर 3 से 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 पंजे 15। फिर 3 से चेक करिए, 3 एकम 3 3 चौक 12 5 बच्चे नहीं जा रहा है। हम 5 से चेक करते हैं। 5 9 40, कितना बचा? 2 50 में 25। फिर 5 से 5 एकम 5 3 बचा 5 7 35। फिर 17 एक अभाज्य संख्या है, इससे ही जाएगा। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणित 17 घात। ये आपका क्या है? आंसर। इसके शॉर्ट ले लीजिए। ये टोटल 3 का नहीं जा रहा है। 5 का चेक करेंगे तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 9 है। 7 से चेक करेंगे, 7 42 7 का भाग नहीं जाएगा इसमें। 8 से तो करना ही नहीं है, 9 से चेक नहीं करना है, 10 से नहीं करना है, हमें किससे करना है? 11 से। तो 11 66 6 8 11 से नहीं जा रहा है। हम इसको चेक करेंगे 13 से 63 13 से नहीं जा रहा है। हम चेक करेंगे इसको 17 से। 17 से चला जाएगा शायद तक। 17 चौकी 68, कितने बचे? 6 17 तिया 51, कितने हो गए ये? 11 17 7 119। 17 से जा रहा है, 17 दूनी 34 नहीं जाएगा। 17 से हमें चेक करना है 19 से। तो 19 दूनी 38, कितने बचे यहाँ से? 5 19 दिया 57, किससे जाएगा? 23 का, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17 गुणित 19 गुणित 23। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 1 खत्म हुआ। अगला प्रश्न, आइए साथियों हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। 1.2 का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। हम इनके फैक्टर करेंगे, इनके एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम का गुणा करेंगे और दोनों को हम क्या बता देंगे? बराबर। देखिएगा हम फैक्टर करते हैं पहले 26 के। 2 से जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6। फिर 13 से भाग लगाना है एक बार, ऐसे इंकानों के भी फैक्टर कर लेना है। 7 से भाग जाएगा क्योंकि 3 से चेक कर लिया, 3 से जा नहीं रहा है। 10 हो रहा है योग, तो 7 एकम 7, कितना बचा? 2 7 तिया 21। फिर 13 से, तो हमें यहाँ लिखना है 26 बराबर 2 गुणित 13, इंकानों बराबर 7 गुणित 13। हम इसको पहली संख्या मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगी आपकी? दूसरी संख्या। हम निकालेंगे 26 और इंकानों का एलसीएम। आपको मालूम है कि एलसीएम के अंदर जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार लेना है, बाकी सभी को एज इट इज ऐसे कैसे लेना है। तो यहाँ पर 13 कॉमन है, इसको एक बार लेना है।
बाकी दोनों को एक साथ लेना है। 2 गुणित 7 गुणित 13 हम गुणा कर लेंगे। 13 से तो 91 और 91 दूनी 182। अब 26 और 1 का HCF। अब HCF निकालेंगे हम। HCF में जो कॉमन चीज़ें हैं उसी को लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी। हम इसको लिखेंगे 13। 26 और 91 का एलसीएम कितना है? 182। 26 और 91 का एलसीएम कितना है? 13। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर। पहली संख्या क्या है? 26। दूसरी संख्या क्या है? 91। हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा क्या आएगा? 6 9 की 54, 2 18 6 23 66। इनका गुणा आया 23 66। अब हम HCF और LCM का गुणा करेंगे। HCF और LCM क्या है? 182 और 13। क्या 26 का 6 हासिल कितना आया? 13 और 104 और 2 कितना होता है? 6 हासिल आया कितना? 10। 13 कम 13 और 10 23। हम लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी सवाल भी आपको ऐसे करना है। आज के लिए पर्याप्त है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे बाकी। धन्यवाद साथियों।